भी बने भागीदार। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन और कुछ सावधानियां। कोरोना का टीका आप जरूर लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारी सजगता और सावधानियों से ही वापस लौटेगा झारखंड का सुकून। जोहार। प्रिय झारखंड वासियों, जिंदगी खेलने के 1000 मौके देती है, पर जिंदगी कोई खेल नहीं। कोरोना महामारी के संक्रमण को हर हाल में रोकना होगा। कोरोना से आपकी हिफाजत के लिए सरकार ने टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोहार। राज्य में कोरोना के दैनिक संक्रमण मामलों में लगातार कमी। पाकुड़ जिले में सभी कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। 10 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 25 से भी कम। टीकाकरण अभियान में तेजी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य मंत्री परिषद की बैठक। राज्य हित में करीब 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पदेन अध्यक्ष और मंत्री चंपई सोरेन होंगे उपाध्यक्ष। भाजपा के बाबूलाल मरांडी समेत 15 विधायकों को मिली जगह। और राज्य के कई हिस्सों में फिर बदला मौसम का मिजाज। राजधानी रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। 24 जून के बाद मौसम साफ होने का अनुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड के समय में सुधारों, केंद्र राज्य भागीदारी, नवोन्मेषी नीति निर्माण पर अपना ब्लॉग पोस्ट साझा किया है। पोस्ट को लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि दृढ़ संकल्प और प्रोत्साहन के द्वारा महामारी काल में सुधार आया है। इसके लिए केंद्र राज्य भागीदारी की भावना से ताकत मिली है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के महाअभियान के पहले ही दिन देश में नया रिकॉर्ड बना। एक दिन में 86 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। वैक्सीन की बढ़ी हुई उपलब्धता को देखते हुए टीकाकरण में आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में 77.8% असरदार पाई गई है। कंपनी ने ट्रायल का डाटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा था, जिस पर अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम मीटिंग हुई। 70% की प्रभावकारिता दिखाई है। डीसीजीआई ने अपने चरण 1 और 2 परीक्षणों के आधार पर जनवरी में भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। बुधवार को बैठक में कोवैक्सीन को लेकर चर्चा होनी है। WHO की बैठक में कल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के डेटा की समीक्षा होगी। इस बैठक में कोवैक्सीन
देश ने कल जहां टीकाकरण में नया कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं झारखंड में वैक्सीनेशन अपेक्षाकृत कम रहा। राज्य में कुल 95,258 लोगों को टीके लगाए गए। सबसे अधिक धनबाद में 9,506 टीके लगाए गए, जबकि सबसे कम जामताड़ा में 1,048 टीके ही दिए जा सके। राज्य में अब तक करीब 59 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। हालांकि यहां टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए आज से नियमों में बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में फिलहाल 3,377 टीकाकरण केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 2,451 और 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 926 हैं। लेकिन आज सभी बूथों पर सभी को टीका दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 1.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि जुलाई में कम से कम 24 लाख लोगों के टीकाकरण की तैयारी है। लोहरदगा जिले में चलाए जा रहे कोविड टेस्ट ड्राइव का उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने आज निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बीएस कॉलेज पिकेट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा, आंगनबाड़ी केंद्र बाजार टाण भंडरा तथा पुलिस पिकेट चट्टी का भ्रमण किया और जांच अभियान के सभी पहलुओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने निरीक्षण के क्रम में कहा, जांच और वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव के उपाय हैं। बिहार के पटना स्थित एम्स में 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों पर कोविड टीके का परीक्षण 25 जून से शुरू होगा। बता दें कि एम्स पटना में 12 से 17 वर्ष और 6 से 12 वर्ष के बच्चों का क्लिनिकल परीक्षण पहले से ही चल रहा है। एम्स के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएम सिंह ने बताया कि इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का टीका परीक्षण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। लेके आपको भेज दो जल्दी। उसी क्रम में 2 से 6 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू है। अभी तक करीब 20 से 22 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जो भी लोग इच्छुक हैं अपने बच्चे को वैक्सीन दिलाने के लिए, वो रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए एक नंबर जारी किया गया है। मैं उस नंबर को दोबारा से बोल देता हूं। वो नंबर है 9471408832। इस नंबर पे कॉल करके अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और शुक्रवार या शनिवार को उनको कॉल जाएगा। कॉल पहले भी जाएगा, जैसे थर्सडे को जा सकता है कि आपके बच्चे को शुक्रवार को लाना है, कुछ लोगों को जाएगा कि शनिवार को लाना है। जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ उस हिसाब से शुक्रवार, शनिवार या रविवार में उनको बुलाया जाएगा। वो अपने देश में कोरोना के दैनिक संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 42,640 नए मामले सामने आए हैं। इस घंटे में सामने आए हैं। पिछले 91 दिनों में 50,000 से कम मामले सामने आने का ये पहला मौका है। वहीं देश में अब तक 2,89,26,038 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर भी घटकर 2.56% पर आ गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 42,640 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 81,839 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 40वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.49% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,62,521 है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है और पाकुड़ जिला कोरोना मुक्त हो गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 122 नए मामलों की पुष्टि हुई है और उसी अवधि में 228 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। इस प्रकार राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,38,076 तक पहुंच गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,500 से भी कम रह गई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर राज्य में 98.08% हो गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पाकुड़ पहला जिला हो गया है जहां कोरोना के सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब यहां एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है। इधर राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या 25 से भी कम है। इनमें गढ़वा, पलामू, जामताड़ा, साहिबगंज, लातेहार, गोड्डा, कोडरमा तथा रामगढ़ शामिल हैं। राज्य में वर्तमान में महज 4 जिले ऐसे हैं जहां 100 से अधिक मरीज अब भी संक्रमित हैं। इनमें रांची,
पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा तथा हजारीबाग शामिल हैं। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज वर्चुअल माध्यम से कोविड टास्क फोर्स की बैठक की। जिला में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए श्री रंजन ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी जुड़े थे। इस बैठक में उपायुक्त सिविल सर्जन रांची से सदर अस्पताल में बनाए जा रहे चाइल्ड कोविड वार्ड की स्थिति की जानकारी ली। सिविल सर्जन ने बताया कि 2-3 दिनों में चाइल्ड कोविड वार्ड पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने साल 2020 के दौरान 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है और इसके साथ ही विदेशी निवेश हासिल करने वाला ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। हासिल करने वाला ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया, लेकिन इसके मजबूत फंडामेंटल्स ने मध्यम अवधि के लिए उम्मीद की किरण को बनाए रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एफडीआई 2020 में 27% बढ़कर 64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2019 में 51 अरब अमेरिकी डॉलर था। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि महामारी की वजह से वैश्विक एफडीआई प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुआ है और ये 2020 में 35% गिरकर 1 लाख करोड़ डॉलर रह गया, जो कि 1 साल पहले की अवधि में 1.5 लाख करोड़ डॉलर था। यूएन द्वारा प्रकाशित विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2021 में 10% से 15% की वृद्धि होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जारी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की असेसमेंट पॉलिसी में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्ड अपने अपने हिसाब से नीति बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई द्वारा जारी मूल्यांकन पद्धति विद्यार्थियों की व्यापक हित और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि हालात सही बने रहते हैं तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच फिजिकल एग्जामिनेशन कराए जाएंगे और जिन लोगों को मूल्यांकन पद्धति पर आपत्ति है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। कंपार्टमेंट के छात्र भी इसी दौरान परीक्षा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाइकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि भारत को खिलौनों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष पहल की जा रही है। टाइकोथॉन शिक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों को अगले वर्ष मार्च तक सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्री परिषद की आज हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य के 83 प्रखंडों में आवासीय भवन के निर्माण के लिए 3 अरब 85 करोड़ 68 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड के शिल्पकारों के हुनर को नई पहचान देने की पहल शुरू की है। इस सिलसिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के सपूर्ति कार्यक्रम के तहत गोड्डा जिले में शिल्पकारों की सुविधा के लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। गोड्डा जिले में बसंतराय प्रखंड एम्ब्रॉयडरी का बहुत पुराना केंद्र रहा है। स्थानीय कला को निखारने और उसे एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार की पहल से स्थानीय शिल्पकार बेहद उत्साहित हैं। इससे फायदा ये होगा कि जहाँ जो भी बेरोजगारी है उनको रोजगार मिलेगा और क्या कहता है अभी गरीबी है वो गरीबी दूर होगा। सरकार को, भारत सरकार को और राज्य सरकार को इसके सौजन्य से यहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट लगा, मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सारे लोगों का एहसानमंद हम लोग हैं कि हम लोगों को इस सुदूरवर्ती देहात में हम लोगों को इस तरह का प्रोजेक्ट कायम कर दिया। लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बसंतराय प्रखंड
शंबा गांव में जिस कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की बुनियाद रखी गई है, आने वाले दिनों में वह स्थानीय शिल्पकला को देश दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला साबित होगा। उद्यम विकास बोर्ड के सीईओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि इससे शिल्पकारों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उनको फायदा ये होगा कि पहले आप घर में बैठ करके बिना किसी अच्छे मशीन का सहयोग किए हुए अपने घर में, जो आपको घर में बैठने की भी प्रॉपर जगह शायद नहीं रही होगी, उसमें बैठ करके शिल्पकार हमारा काम कर रहा था। उसको बाजार भी नहीं था। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे आप ही के जमीन पे भारत सरकार के पैसे से आपके लिए हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना दे रहे हैं। परियोजना के नोडल ऑफिसर सुशील बरियार ने कहा कि सेंटर बनने से स्थानीय कला का न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए गए शिल्पकारों की घर वापसी भी होगी। परियोजना के तहत स्थानीय शिल्पकारों को बाजार भी उपलब्ध कराया जाए। वे अपने उत्पाद ई मार्केट के जरिए भी बेच सकेंगे। गांव जो है गोड्डा जिले के काफ़ी सुदूर एरिया का गांव है और इसका जो हुनर है, ये इस हुनर को देश में क्या यहाँ के लोग भी, जो लोकल स्थानीय लोग भी इनको नहीं जान पाए थे। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से इनका तो इनकम जनरेशन होगा ही होगा, इनकी पारिवारिक के जो आर्थिक स्थिति है वो इम्प्रूव होगा ही। इसका इफेक्ट इसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार ने इस छोटे से गांव के शिल्प हुनर को पहचाना है और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की पहल शुरू की गई है। केवल गोड्डा ही नहीं, राज्य में 7 ऐसे क्लस्टरों को केंद्र की स्वीकृति मिली है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी आदिवासी सलाहकार समिति गठित कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। मंत्री चंपई सोरेन उपाध्यक्ष होंगे। विधायक स्टीफन मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की, सीता सोरेन, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, कोचे मुंडा, भूषण तिर्की, सुखराम उरांव, दशरथ गागराई, विकास कुमार मुंडा, नमन विक्सल कोनगाड़ी, राजेश कश्यप और सोनाराम सिंह को सदस्य मनोनीत किए गए हैं। मनोनीत सदस्यों में पूर्वी सिंहभूम के विश्वनाथ सिंह सरदार और अनगढ़ा रांची के जमल मुंडा को शामिल किया गया है। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के जैना मोड़ से अवैध बालू लदे 13 ट्रैक्टरों को अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने आज जब्त किया। सभी ट्रैक्टरों को स्थानीय थाने के सुपुर्द कर दिया गया है और जिला खनन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि मानसून को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 अक्टूबर तक बालू घाटों पर खनन कार्य पर रोक लगाई है। देख रहे थे कि हम लोगों ने पूर्व में भी किया था छापामारी, उसके बावजूद भी कुछ जो है लोग पुल वगैरह के पास से बालू का उठाव करके भी परिचालन कर रहे हैं। हम लोगों ने जैना मोड़ के पास कुछ लगभग 13 ट्रैक्टर को अवैध रूप से जो बालू का परिचालन कर रहे थे, और ट्रैक्टरों में बिना नंबर किसी नंबर भी नहीं था। राज्य के कई हिस्सों में 2 दिन आसमान साफ रहने के बाद आज फिर से मौसम में बदलाव देखा गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज झमाझम बारिश जारी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल मौसम में किसी प्रकार के बदलाव का संकेत नहीं है। 24 जून के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। इसके बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। गौरतलब है कि जून महीने में अब तक औसत से 100% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। चांडिल डैम का गेट खोले जाने के बाद सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे करीब 300 घर प्रभावित हैं और यहां रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ गांव में सड़कों पर चलता नाव तबाही का मंजर खुद बयां कर रहा है। चांडिल डैम का पानी गांव में घुस जाने से ईचागढ़ का संपर्क कई अन्य गांव से कट गया है और लोगों को रास्ता पार करने के लिए नाव और ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
पूरा ईचागढ़ का रहने वाला है। मैं सरायकेला खरसाना और हम लोग मछली पकड़ते हैं और पूरा गांव डूब गए हैं। कम से कम पूरा डूब गया है। ईचागढ़ गांव में भी कम से कम लगभग 250 से 300 घर डूबा हुआ है। इन लोग को सरकार से कोई भी इमीडिएट व्यवस्था करना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं होगा तो विस्थापित भूखे मर जाएगा। बंद है पानी के चलते, नाव चल रहा है, रोड में नाव चल रहा है, नाव से आदमी पार हो रहा है, इस तरह का हो रहा है। क्या बोलेंगे बताइए। कम से कम पूरा डूब गया है। विस्थापितों के इस क्षेत्र पानी जमा रहने के कारण सभी घर डूब गए हैं और लोग स्कूल में डेरा डालकर रह रहे हैं। ग्रामीणों के समक्ष बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव हो गया है और यहाँ आने जाने का पूरा दिक्कत हो रहा है। मेरा घर में पानी घुस गया है, कहीं रहने का जगह नहीं है। लोगों को इधर से नाव से पार होना पड़ रहा है और बाइक तो आ ही नहीं पा रहे। वो तो पानी से पूरा डूबी जाएगी अगर इस तरीके से आएगी तो उसको बाइक वगैरह या ह्यूमन को सब नाव से पार कराया जा रहा है। यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। मगर इतना जगह मतलब यहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया है रोड में, तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग को वापस जाना पड़ रहा है। दरअसल सोमवार को चांडिल डैम का 9 नंबर रेडियल गेट खोले जाने के कारण डैम का जलस्तर 181 मीटर से ज्यादा पहुंच गया। इससे विस्थापितों के घरों में पानी घुस गया। अब यह इलाका एक टापू में तब्दील हो गया है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। आजसू पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर पूरे राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में विभिन्न जिलों और प्रखंडों में रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र सिल्ली में रक्तदान के बाद वृक्षारोपण किया। साथ ही किसानों के बीच कृषि कार्य के लिए बीजों का भी वितरण किया। मौके पर महिला समूह की महिला किसानों के बीच ट्रैक्टर का भी वितरण किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री महतो ने कहा कि आज ही के दिन झारखंड के नौजवानों और छात्रों ने मिलकर झारखंड की आजादी के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी। उन्होंने आजसू के लंबे संघर्ष में शहीद हुए शहीदों का स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री संग अपने सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 या फिर MyGov की ओपन फोरम पर पोस्ट करें। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 जून सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात। फलों का बाजार इन दिनों तरह तरह के आमों से भरा पड़ा है। बाजार में लंगड़ा, मालदा, हिमसागर, आम्रपाली, दशहरी जैसे दर्जनों किस्म के आम उपलब्ध हैं। हर किस्म के आम की अपनी अपनी खासियत है और अलग अलग मिठास है। मगर झारखंड के गांवों में मिलने वाले देहाती बीजू आम की तो बात ही कुछ और है। आम के शौकीनों का मानना है कि जब तक देहाती बीजू आम चूस ना लें, आम से मन नहीं भरता। बीजू आम सस्ता भी है और पेट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। खासियत यही है कि जंगल देहात में बचता है। इसका खासियत यही है कि जो भी आदमी खाता है बहुत अच्छा से खाता है, चूसता है और मतलब कि जब ये आम को खाएगा ना तब कहेगा कि आम है, बहुत अच्छा आम है, चूसने में बहुत अच्छा लगता है ये आम। वैश्विक महामारी के इस दौर में कई व्यक्ति और संगठन मानवता की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। रांची में युवाओं की एक ऐसी ही टोली गरीबों को भोजन कराने के नेक काम में जुटी है। वैश्विक महामारी कोरोना ने कईयों का रोजगार छीन लिया।
खासकर रोज कमाने और खाने वाले गरीब दिहाड़ी मजदूरों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन वह भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसे वक्त के मारे लोगों की मदद के लिए राजधानी रांची में युवाओं की एक टोली है जो पिछले 6 महीने से अनवरत गरीबों को भोजन करा रही है। पौ फटते ही युवाओं की यह टोली इस नेक काम की तैयारी में जुट जाती है। 300 से 400 गरीबों का पेट भरने के बाद ही इन्हें चैन मिलता है। इन युवाओं की बस एक ही सोच है कि कोई भी भूखा न रहे। कि लॉकडाउन में देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन में भी लोग भूखे पेट सोए या लोगों को इतने ज्यादा दिक्कत हो। इसलिए हम लोग निकलकर लॉकडाउन में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हम लोगों को हेल्प करिए। इनकी माने तो मौजूदा हालात की जरूरत बनी युवाओं का यह अभियान आगे हमेशा जारी रहेगा। युवाओं की दरियादिली से प्रभावित होकर और भी युवा इनके साथ हो रहे हैं। दिनों दिन इनका कुनबा बड़ा होता दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर सारे यूथ है, और जैसा कि हमें पता है कि यूथ में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। जब सारे बच्चे और सारे यूथ लोग जब सारे सोसाइटी में मिलकर काम करेंगे तो सोचिए हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो ये जो फाउंडेशन है ना, इसका एक ब्राइट फ्यूचर दिखता है मुझे, जो कि बहुत बहुत यूनिक है बाकी कंपैरेटिव टू ऑल अदर एनजीओज। भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई नेक काम नहीं। गरीबों की दुआएं बटोर रहे इन युवाओं का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 2 खिलाड़ियों सिमडेगा जिले की सलीमा टेटी और खूंटी जिले की निक्की प्रधान का चयन होना अपने आप में गौरव की बात है। राज्य की दोनों ही बेटियां ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। बात सलीमा की करें तो वो सिमडेगा जिले के बड़की छापर गांव की रहने वाली हैं। गांव की उबड़ खाबड़ मैदान में बांस के डंडे से स्टिक का काम लेकर हॉकी की शुरुआत करने वाली सलीमा ने ओलंपिक गेम्स तक का सफर तय कर ये साबित कर दिया है कि हिम्मत और हौसले की सीढ़ियों पर चढ़कर ही हुनर सफलता की ऊंचाई तक पहुंचता है। फैमिली हॉकी सिमडेगा हॉकी झारखंड, उनको बहुत बहुत थैंक यू। मैं उनके वजह से यहाँ तक हूँ। थैंक यू सो मच। शुरुआती दौर से ही सलीमा के कोच की भूमिका निभाने वाले उनके पिता सुलक्षण टेटे ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक हाट में आज भी एक छोटी सी दुकान लगाकर दैनिक उपयोग की चीजें बेचते हैं। सुलक्षण टेटे कहते हैं कि तंगहाली की परिस्थिति में भी उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और खेल को जारी रखा, जिसका सुखद परिणाम सामने आया है। खेती बाड़ी करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं और हम अपने बल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अच्छा लग रहा है। अभी टोक्यो ओलंपिक पहुंची है। ओलंपिक के लिए सलीमा का चयन होने से उनकी माता सुभानी टेटे के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि उनकी सरकार से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। चुनाव हुई है, सिलेक्शन हुई है। हाँ, और उकर लगिन हमें बहुत गांव कर चाहे तो घर कर परिवार बहुत खुश में आई। सलीमा के बड़े भाई अनमोल टेटे को उम्मीद है कि वो भारतीय टीम के लिए मेडल जरूर जीतेगी और देश तथा राज्य का गौरव बढ़ाएगी। मेरे को तो बहुत खुशी हो रहा है कि ओलंपिक खेल रहे हैं। अभी मेडल भी लेके आएगा तो मेरे को और खुशी होगा। सलीमा की पर उनके परिजन तो खुश हैं ही। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी भी फूले नहीं समा रहे। वे कहते हैं कि जिस जिले में लोग अभी भी डायन प्रथा जैसी कुरीतियों को झेल रहे हैं और जहां की बेटियों को रोजी रोजगार के नाम पर महानगरों में बेच दिया जाता है, वहां की एक बेटी अपनी प्रतिभा से राज्य के साथ साथ देश को गौरवान्वित कर रही है। जिस जिला में और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना के दैनिक संक्रमण मामलों में लगातार कमी। पाकुड़ जिले में सभी कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। 10 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 25 से भी कम। टीकाकरण अभियान में तेजी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राज्य मंत्री परिषद की बैठक। राज्य हित में करीब 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पदेन अध्यक्ष और मंत्री चंपई